नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, प्रीलिम्स के लिए जो मॉक टेस्ट अपने होते हैं वेडनेसडे और संडे को, उसके एक और पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर है 025802। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ गया है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको दिया हुआ है चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। दिए गए वाक्य के अंदर जो ब्रैकेट में भाग दिया हुआ है उसको हमें चेक करना है, और ये करना है कि कौन से वर्ड को चेंज करने से ग्रामर के हिसाब से अपना वाक्य सही होगा। दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है नो सूनर, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, नो सूनर दिया हुआ है। नो सूनर के बाद में यहाँ डिड है और यहाँ शी है और यहाँ शाउटेड हमको दे रखा है। दोस्तों, हम लोग 10th चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब भी हमें डू, डज या डिड ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे नज़र आ जाए, तो उनके बाद में आने वाली जो मेन वर्ब है हम लोग हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म उपयोग में लेते हैं। कौन सा फॉर्म उपयोग में लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नो सूनर डिड शी शाउटेड, शाउटेड लिखा हुआ है, तो ये चीज़ गलत है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, तो हमें यहाँ पर कौन से वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा? शाउट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर डिड शी शाउट। दूसरी एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि नो सूनर से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो हम लोग इन्वर्जन का उपयोग करते हैं। हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इन्वर्जन का उपयोग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इन्वर्जन का उपयोग जब हम लोग करते हैं तो उसकी वजह से अपने को बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। इन्वर्जन का मतलब आपसे कोई पूछ ले तो इन्वर्जन का मतलब है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। जब भी हम लोग अंग्रेजी में ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। परंतु आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो इसी को इन्वर्जन बोला जाता है। इन्वर्जन मतलब सहायक क्रिया पहले होगी कर्ता से, परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे तो शाउट आ जाएगा। तो नो सूनर डिड शी शाउट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है। और आप लोगों ने जब क्लास में मेरे से एडवर्ब पढ़ा होगा तब ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो ये एडवर्ब चैप्टर में से प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आ गया है हमारी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में बताइए। जो सेंटेंस है वो पैसिव में दिया हुआ है, उसको एक्टिव वॉइस में बताना है। देखिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ये हमारा सब्जेक्ट है, आर जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नेवर जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, नेवर जो है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और सॉल्ड जो है ये हमारा मेन वर्ब है। डेली एडवर्बियल फ्रेज है प्रेजेंट सिंपल का, और बाई के साथ हमने हमारा जो एजेंट है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में जोड़ रखा है। जब भी एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में हम लोग चेंज करते हैं तो मैंने आपको एक रूल सिखा रखा है जो है VTC। VTC मतलब जब भी वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब से टेंस पता चलेगा और उसके अनुसार चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो आर के साथ थर्ड फॉर्म कब मिलती है? तो जब भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है? तो हमें स्ट्रक्चर मिलता है इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता है? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आर के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। अब प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है तो इसे एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो फर्स्ट फॉर्म
या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, इसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ है फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है तो ये आंसर हो सकता है। थर्ड में दिया है ही सॉल्व, तो भाई ही के साथ तो प्लूरल वर्ब कैसे ले लेंगे, क्योंकि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है, वर्ब में SEIS लगेगा तभी तो वर्ब सिंगुलर होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ही के साथ सॉल्व है, लेकिन नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसकी पोजीशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होती है, और अगर केवल मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से पहले होती है, ना कि मेन वर्ब के बाद में। तो ही सॉल्व्स नेवर नहीं होगा, ही नेवर सॉल्व्स होगा, ही नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डेली। ये जो हिम इधर ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव में आके सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो आपका सब्जेक्ट है पैसिव में वो इधर एक्टिव में आके ऑब्जेक्ट की भूमिका में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 77 में ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि हमें, क्वेश्चन नंबर 78 जो है वो हमें ये कह रहा है कि आप बताइए पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एरर फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। कह रहा है माई कलीग्स हैव लैक्ड द कॉन्साइंस नीडेड टू बी मॉरली करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, जो आपके साथ कहीं पे काम करते हैं उनको कलीग बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे जो सहकर्मी हैं उनके अंदर कमी है, किसकी, कंसाइंस, अंतरात्मा की, और जो उन्होंने इस कार्य में दिखाई, जबकि ज़रूरत थी नैतिकता के आधार पर सही होने की इस ग्रेव इशू पर। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। तो ये कह रहा है कि इस गंभीर विषय पर मेरे मित्रों को थोड़ी नैतिकता दिखानी चाहिए थी, मेरे सहकर्मियों को थोड़ी नैतिकता दिखाना चाहिए थी, परंतु उनमें उस नैतिकता की कमी थी। तो यहाँ पर एरर कहाँ आ गया दोस्तों? ग्रेव की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतर आत्मा, जिसको अपन सोल भी बोलते हैं। हमारी जो आत्मा होती है, मन की आवाज़, हिंदी में क्या बोलते हैं, मन की आवाज़, जो हमें सही और गलत का निर्णय लेने में मदद करती है। तो ये कह रहा है कि कौन सी यहाँ पर गड़बड़ है। तो कॉन्साइंस की स्पेलिंग भी ठीक है, मॉरली की भी बिल्कुल सही है। मॉरली ये एडवर्ब फॉर्म में हमें यहाँ पर दिया हुआ है। वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड है वो है मॉरल, मॉरल का मतलब होता है नैतिक। तो ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर गड़बड़ कौन सी स्पेलिंग है, बी, तो हमारा आंसर बी होगा। बी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है COLLEAGUE। ये होती है कलीग, प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एस, और इसका मीनिंग क्या होता है, सहकर्मी होता है। तो हमारा आंसर है बी। आगे देखो 79 कह रहा है कि ये जो सेंटेंस हमें दे रखा है, इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर है वो हमें बताना है। कह रहा है व्हेन मयंक विल कम आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस। ये कह रहा है जब मयंक आएगा तो मैं जो है उसके साथ कहाँ जाऊँगा, सर्कस में जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर वैन लगा हुआ है, तो वैन जो है वो एक कंडीशनल वर्ड है। वैन जो है वो एक कंडीशनल वर्ड है। तो जब हमें कंडीशनल वर्ड दिख जाता है तो कंडीशनल वर्ड से हमें ये एहसास हो जाता है कि जो वाक्य हमें दिया हुआ है वो कंडीशनल सेंटेंस है। और ये कंडीशनल सेंटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें मयंक का आना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मयंक का आना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और अगर मयंक का आना प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ये कौन से टाइप का कंडीशनल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपन कंडीशनल। ये कौन से टाइप का कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा, ओपन कंडीशनल। ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया है, टेंस का जो चैप्टर के बाद में नया चैप्टर आता है कंडीशनल सेंटेंस, उसमें पढ़ाया है। ओपन कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि साहब जो कंडीशन होती है
वो तो आपको कौन से टेंस में लिखनी पड़ती है, प्रेजेंट सिंपल में लिखनी पड़ती है। तो प्रेजेंट सिंपल में लिखनी पड़ती है यानी फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का उपयोग करेंगे। और जो उसका रिजल्ट होता है, जो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कंडीशन के बाद में आपका जो रिजल्ट होता है, वो दो तरीके से आप लिख सकते हैं। वहाँ पर या तो आप फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करने से मतलब क्या है कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। दूसरा इसमें है कि आप मॉडल सिंपल का भी उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? मॉडल सिंपल का। मतलब कि कोई भी आप मॉडल ले लेंगे और उस मॉडल के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, लेकिन मॉडल आप यहाँ प्रेजेंट टाइम का लेंगे। कौन से टाइम का मॉडल लेंगे? प्रेजेंट टाइम का। मतलब यहाँ पे आप कुड का उपयोग नहीं कर सकते, आप माइट का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, जो पास्ट फॉर्म के मॉडल्स है। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। तो ये जो कंडीशनल है उसके अंदर कंडीशन वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में आना चाहिए, लेकिन आपने देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, विल कम, मतलब आपने इसको फ्यूचर सिंपल में लिख लिया, तो ये चीज़ गलत हो गई। यहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो मयंक सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग किसका उपयोग कर लेंगे? कम्स का उपयोग कर लेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? व्हेन मयंक कम्स आई शैल गो विथ हिम टू द सर्कस, कि जब मयंक आएगा तो मैं उसके साथ कहाँ जाऊँगा? सर्कस में जाऊँगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? बी में हो गया। हमने इस पूरे सेंटेंस का यहाँ पे पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि हमें दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। कह रहा है कट टू दी चेस। कट टू दी चेस जो मुहावरा है दोस्तों, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करना, इसको बोला जाता है कट टू दी चेस। तो कट टू दी चेस के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टू फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस करना। 81 देखो, 81 क्या कह रहा है कि विलोम शब्द बताइए। किसका विलोम शब्द बताना है? ऑकवर्ड का। तो दोस्तों ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीबो गरीब, कोई ऐसी चीज जो स्ट्रेंज है, अगली है, रिडिक्यूलस है। इन सब शब्दों का अर्थ होता है अजीबोगरीब या हास्यास्पद, कोई ऐसी चीज जिसको देखकर हंसी आए। अब अपने को इसका विलोम बताना है, उल्टा। देखो इनोसेंट का मतलब क्या होता है? भोला। यूज का मतलब होता है विशालकाय, यूज का मतलब होता है विशालकाय। मीनिंगफुल का अर्थ होता है अर्थपूर्ण, और ग्रेसफुल का मतलब होता है खूबसूरत। ग्रेसफुल का मतलब होता है खूबसूरत या कोई ऐसी चीज़ जो हमें आनंद दे, यानी आनंददायक भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको आंसर नज़र आ गया। ऑकवर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? विलोम शब्द अगर लेना है तो ऑकवर्ड का आंसर हो जाएगा ग्रेसफुल। आगे बढ़ते हैं 82। यहाँ पे आपको वो स्पेलिंग बतानी है जो कैसी है? गलत है। तो एडिक्वेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एडिक्वेट का मतलब क्या है? पर्याप्त। एडिक्वेट के कुछ पर्यायवाची बता दूं आपको। एडिक्वेट के लिए इनफ हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्लेंटीफुल हो सकता है, और क्या हो सकता है? सफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, ये सारे किसके सिनोनिम्स है? एडिक्वेट के सिनोनिम्स है। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी, ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। ऑब्स्टिनेट के कुछ पर्यायवाची आपको बता देता हूँ। रिजिड हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा, एडेमेंट हो जाएगा। ये सारे पर्यायवाची हैं ऑब्स्टिनेट के। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज। तो ये स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है। ये इसका जो वर्ब फॉर्म होता है वो होता है ऑल्टर,
और इसी से हमने ये नाउन बनाया। कैसे पता चला कि नाउन है? TION सफिक्स से जो भी शब्द खत्म होते हैं वो अंग्रेजी में किसकी तरह काम करते हैं? नाउन की तरह काम करते हैं। तो एडवाइजेबल आंसर हो जाएगा, ये गलत स्पेलिंग है। एडवाइजेबल में क्या होता है? करेक्ट स्पेलिंग होती है ADVISABLE, एडवाइजेबल, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये ई जो है अनावश्यक लगाया था। एडवाइजेबल का मतलब होता है सलाह योग्य, कोई ऐसी चीज़ जो सलाह के योग्य है, किसी को उसके बारे में हमें सलाह देनी चाहिए, उसको बोला जाता है एडवाइजेबल। तो सी हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलत स्पेलिंग पकड़नी थी। आगे 83 में देखो, 83 कह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट को चेक करो क्या वो ग्रामर के हिसाब से सही है। कह रहा है इट इज़ रेनिंग अ लॉट इन अप्रैल एंड मई बट द समर इज़ वेरी ड्राई। ये कह रहा है कि अप्रैल और मई में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी जो समर है, ग्रीष्म ऋतु है, वो बहुत ज़्यादा सूखी रहती है। तो देखो यहाँ पे आपको इज़ दिया हुआ है, मतलब कौन से टाइम में बात चल रही है? प्रेजेंट टाइम में बात चल रही है। तो प्रेजेंट टाइम में बात चल रही है तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इज़ प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर केवल इज़ दे रखा है, मतलब ये कौन से टेंस का सूचक है? प्रेजेंट सिंपल का सूचक है। तो पीछे भी हमें प्रेजेंट सिंपल चाहिए। अगर इज़ के साथ ING आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सूचक होता है। इज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस का सूचक होता है। और केवल इज़ आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल का सूचक होता है। तो पीछे भी प्रेजेंट सिंपल चाहिए। तो यहाँ पर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये नहीं हो सकता। ये फ्यूचर, तो ये गलत नहीं। और विल के साथ वैसे भी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो रेन्स तो हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। साथ ही साथ इट रेन्स अ लॉट है और इट रेन अ लॉट है। अब दोनों फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है दोनों जगह, बट यहाँ पर इट है सब्जेक्ट। इट कैसा होता है? तो इट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अरे इट की पूरी कहानी क्या है? इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें ऐसी है ये लगाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल एंड मई। आगे 84 क्या बोल रहा है? 84 कह रहा है कि एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है अ पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वीकार्य व्यवहार है और जो परंपराएं बनी हुई है उन्हीं को मानता है, उन्हीं को फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोला जाता है कन्फर्मिस्ट। उसको क्या बोला जाता है? कन्फर्मिस्ट बोला जाता है। मतलब बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। रिबेल दे रखा है। रिबेल का मतलब क्या होता है? विद्रोही। रिबेल का मतलब क्या होता है? विद्रोही। एक और वर्ड इसके लिए आप क्या ले सकते हो? रेवोल्यूशनरी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? रेवोल्यूशनरी ले सकते हो। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। और साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, जो आपके मन से संबंधित, मन में कैसे विचार आते हैं उनकी अध्ययन करता है, उनके ऊपर लोगों को गाइड करता है, उसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हिंदी में मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? बी, कन्फर्मिस्ट। आगे देखो 85 में ये कह रहा है कि खाली स्थान में उचित शब्द को भरिए। कह रहा है दे सैट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स डैश इन द वाटर, कि वे नदी के किनारे, बैंक का मतलब यहाँ पर क्या है? किनारा। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। तो ये कह रहा है कि वे नदी के किनारे बैठे थे और उन्होंने अपने पैर जो है वो पानी के अंदर डैश कर रखे थे। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है तो भी ये प्रश्न आप कर सकते हो। कैसे? देखो, अब उनके पैर पानी के अंदर डांस कर रहे हैं, पैरों से पानी में डांस थोड़ी करेगा, ये गलत हो गया। पैर धो रहे थे पानी के अंदर, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पैर पानी में तैर रहे थे, ये भी पॉसिबल नहीं है। डेंगलिंग का मतलब होता है कि पानी से अटखेलियाँ करना। आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो हीरोइन नदी के किनारे बैठ जाते हैं, पानी में पैर डाल के और पैरों से ऐसे छप 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 खेलते रहते हैं, तो उसको डेंगलिंग बोला जाता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे चलते हैं। 86 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ। इट इज़ कंसिडर्ड ए ग्रेट फेनोमिनन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको एक महान, फेनोमिना का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रोसेस माना जाता है। तो हमें सही स्पेलिंग बतानी है फेनोमिना की। तो देखो फिनोमिना की सही स्पेलिंग होती है PHENOMENON। ये तो सिंगुलर,
ये लैटिन वर्ड है भाई, ठीक है। तो ये नाउन चैप्टर में आपको पढ़ाया था। फिनोमिनन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना। इसका प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना। ये इसका प्लूरल होता है। नाउन चैप्टर में आपको लिस्ट बनवाई थी तो उसमें ये वर्ड भी था। तो फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है। तो यहाँ पर देखो फिनोमिनन, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है, मतलब एक ही प्रक्रिया, एक ही प्रोसेस की बात हो रही है। अगर यहाँ पर ए नहीं होता, प्लूरल की बात हो रही होती, तो कौन सा वर्ड ले लेते, फिनोमिना। तो यहाँ हाल फिलहाल ऑप्शन में फेनोमेनन कहाँ पर है, डी में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। 87 देखो, 87 में ये कह रहा है कि सिनोनिम बताओ। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, समानार्थी। ऑप्शन में वो वर्ड लेना है जो इस वर्ड का ही पर्यायवाची है, समान अर्थ वाला है। दोस्तों सेरेनिटी नाउन है, ITY से जो भी खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति। सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, शांति। अब पहला वर्ड है सेरेंडिपिटी। दोस्तों सेरेंडिपिटी का मतलब होता है एक्सीडेंटल प्रॉफिट। क्या मतलब होता है, एक्सीडेंटल प्रॉफिट। अब एक्सीडेंटल प्रॉफिट मतलब, दोस्तों एक्सीडेंटल प्रॉफिट का मतलब होता है अचानक से हुआ लाभ, अचानक मिला भाग्य लाभ। अचानक मिला भाग्य लाभ, अचानक से आपको भाग्य की आप पे कृपा हुई और उससे आपको कोई लाभ की प्राप्ति हुई, उसको सेरेंडिपिटी बोला जाता है। परमानेंस का मतलब होता है निरंतरता, निरंतरता। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। मिसफॉर्च्यून का अर्थ क्या होता है, दुर्भाग्य। और अगर यहाँ पर MIS प्रीफिक्स हटा देंगे तो फॉर्च्यून बचेगा। फॉर्च्यून का अर्थ हो जाएगा भाग्य। यहाँ से एक और वर्ड कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है, वर्ड है फॉर्चुनेट। ये एडजेक्टिव है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। और यहाँ से एक एडवर्ब भी परीक्षाओं में कई बार देखने को मिलता है, फॉर्चुनेटली। इसका मतलब होता है सौभाग्यवश। तो ये इसकी पूरी कहानी होगी। तो हमारा आंसर है ट्रैंक्विलिटी। एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रैंक्विलिटी में एक ही एल आता है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, TRANQUILITY। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, शांति। तो यहाँ पर हमारा सेरेनिटी का सिनोनिम हो जाएगा ट्रैंक्विलिटी। आगे देखो 88 में कह रहा है कि सिनोनिम बताओ ट्रिफलिंग का। दोस्तों ट्रिफलिंग का मतलब होता है तुच्छ, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही छोटी है, ध्यान न देने योग्य, ध्यान न देने योग्य। जैसे आपको याद होगा जब अपन स्कूल में पढ़ते थे, टिफिन ले जाते थे सब लोग, तो कुछ बदमाश बच्चे क्या होते थे, दूसरे बच्चों का टिफिन खा लेते थे। अब जब शिकायत करने जाते थे टीचर के पास, तो टीचर कहते अरे यार खाना ही तो खाया है, छोटी सी तो बात है। ट्रिफल इशू है। कैसा इशू है, ट्रिफल, तुच्छ, छोटा, नगण्य, ध्यान न देने योग्य। तो इसका सिनोनिम क्या होगा दोस्तों, ग्लैड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता से संबंधित है, खुशी से संबंधित है। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, तुच्छ, छोटा, नगण्य। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पर्यायवाची चाहिए। इनोसेंट का अभी पहले ही मैंने आपको बताया था, पहले भी आया था ये वर्ड आज के पेपर में। इनोसेंट का मतलब होता है भोला। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। अनविलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिच्छुक बोलते हैं। मतलब जब आपको कोई कार्य करने की इच्छा नहीं हो तो आप उस कार्य को करने को क्या है, रिलक्टेंट है, अनविलिंग है, इच्छुक है। अब इसमें UN प्रीफिक्स हटा दोगे तो वर्ड क्या बनेगा, विलिंग। विलिंग का मतलब हो जाएगा इच्छुक, कोई काम करने का मन होना, इच्छा होना। आगे आ जाओ, ये पैराजंबल का आ गया। पैराजंबल में क्या करते हैं, पहले ही आपको ट्रिक बता रखी है। क्या ट्रिक होती है, सबसे पहले प्रॉपर नाउन को ढूंढना है, वहीं से कहानी की शुरुआत होगी। तो कहाँ है प्रॉपर नाउन, देखो ये इट, ये तो प्रोनाउन है। द न्यू पॉलिसी, ये है प्रॉपर नाउन, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। ये प्रॉपर नाउन का एक पूरा फ्रेज आपको दे रखा है। हाउएवर जो है ये आपको कनेक्टर है, रिजल्ट वगैरह बताता है, तो यहाँ से शुरुआत संभव नहीं है। दी पॉलिसी फेस्ड, अब कौन सी पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, मतलब पहले पॉलिसी की बात होगी, फिर इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा, यही कहानी हो सकती है। तो यहाँ से तो शुरुआत संभव नहीं है, शुरुआत होगी बी से। तो बी कहाँ है, ए और बी में ही है, तो सी चला गया, डी चला गया। अब इस पे फोकस करते हैं कि बी के बाद में सी आना चाहिए कि ए आना चाहिए। तो न्यू पॉलिसी जो है उसका लक्ष्य ये था कि कार्बन
का उत्सर्जन जो है उसको रोका जाए, कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा फैल रही है एनवायरनमेंट में वो ख़राब है, उसको कम किया जाए और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे फोकस किया जाए, प्रमोट किया जाए। फिर उसके बाद में क्या आएगा, अब इसमें यहाँ पर इस द न्यू पॉलिसी, ये पॉलिसी यहाँ पर नाउन है, नॉन लिविंग सिंगुलर नाउन को कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, इट रिप्लेस करेगा। तो बी के बाद में ए की संभावना है ना कि सी की, क्योंकि सी तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेगा परिणाम से, रिजल्ट से। तो फिर दूसरा आ जाएगा कि हम लोग कार्बन टैक्स जो लगता है फॉसिल फ्यूल्स पर और व्यापारियों के ऊपर व्यापार में, उसको क्या करना है, कम करना है, ताकि वो ऐसे कामों में ज़्यादा हेल्प करें जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन कम हो, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। फिर डी हो जाएगा कि पॉलिसी जो है उसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से जो है नुकसान भी हुआ है, उन्होंने विरोध किया है कि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो हर्ट होगी, पैसा कम कमा पाएंगे। फिर सी हो जाएगा, हालांकि इस पॉलिसी के जो सपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि ये चीज़ आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, हमारा क्लाइमेट जो है डिस्टर्ब हो रहा है, हमें आने वाले दिनों में ऐसे काम कम करने हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। क्योंकि आप देख रहे हो आजकल समय से ना गर्मी पड़ती है, ना बरसात होती है, सर्दी टाइम से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, ये जो पोल्यूशन है, तो कम करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन उचित है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। 90 अगेन वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि द म्यूजिक फिल्ड द रूम विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज दैट ब्रॉट स्माइल्स टू एवरीवन्स फेसेस। कि जैसे ही कमरे में संगीत बजा, उस संगीत ने चारों तरफ खुशियां बिखेर दी और हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तो लॉट ऑफ हैप्पीनेस को क्या बोला जा सकता है, सरप्राइज। दोस्तों सरप्राइज का तो मतलब होता है आश्चर्य, एजिटेशन का मतलब होता है उग्रता, नाराजगी, गुस्सा, ठीक है। फियर का मतलब क्या होता है, भय, और जॉय का मतलब क्या होता है, आनंद। तो यही आंसर होगा, क्योंकि हैप्पीनेस की बात हो रही है तो हैप्पीनेस के लिए जॉय है जो है वही हमारा आंसर होगा। आगे आ जाओ 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसको एक्टिव वॉइस में बताओ। तो कह रहा है ए प्ले इज बीइंग स्टेज्ड बाय आवर ग्रुप दिस इवनिंग। मैंने आपको रूल बता रखा है कि जब भी आपको पेपर में एक्टिव पैसिव सॉल्व करना है तो आपको VTC रूल का फॉलो करना है। VTC क्या है, पहले वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब से टेंस पता पड़ेगा और उसी से चेंज करेंगे। तो आपने वर्ब पकड़ा, इज बीइंग स्टेज्ड, ये दे रखा है, तो भाई इज MR के साथ बीइंग आ जाए और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए। तो ये किसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो आप बोलेंगे कि सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। किसका पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। अब अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है PC, प्रियंका चोपड़ा मत समझ लेना इसको। तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज MR के साथ क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, सॉरी वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताना है ना, तो इज MR के साथ ING। तो इज MR के साथ ING खोजो कहाँ पे, वही आंसर होगा। तो ये देखो इज के साथ ING दिख गया, यही आंसर है। हो गया कि नहीं हो गया, 1 सेकंड में होता है। तो कौन सा रूल याद रखना है, VTC, वर्ब पकड़ेंगे, वर्ब से टेंस पता चलेगा और टेंस से फिर चेंज कर देंगे। चलो आगे आते हैं। 92 विलोम शब्द बताना है। किसका विलोम शब्द बताना है, ग्रेव का। ये शब्द आया था आज के पेपर में, बिल्कुल आया था। ग्रेव का मतलब होता है दोस्तों सीरियस, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, गंभीर, ठीक है। चलो नोमैड का मतलब क्या होता है, नोमैड का मतलब होता है बंजारा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, जबकि एंटोनिम बताना है। फॉरेन का मतलब हो गया विदेशी, तो 3 तो नहीं है, तो बचा क्या, फ्रिवोलस, यही आंसर हो जाएगा। फ्रिवोलस का मतलब होता है तुच्छ, मतलब जो गंभीर नहीं है, सामान्य कोई चीज़। तो जो तुच्छ है, सामान्य है, गंभीर नहीं है, तो उसका अपोजिट गंभीर ही होगा, सीरियस। तो ग्रेव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रिवोलस। आ जाओ आगे। अपने को एक शब्द में बताना है। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, संविधान में जो अपने को अधिकार दिया है वोट करने का, उसको क्या बोला जाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग गलती करेंगे, वो करेंगे वोटिंग। दोस्तों वोटिंग का तो मतलब होता है मत देना। वोट को एज अ वर्ब यूज अपन करेंगे, वोट वर्ब है, ये इसका ING फॉर्म है वोटिंग। वोटिंग का मतलब होता है मत देना।
तो ये वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का जो संवैधानिक अधिकार है उसको क्या बोला जाता है? फ्रेंचाइज बोला जाता है। इसीलिए आपको ये पेपर में दिया था, क्योंकि इसमें 90% छात्र वोटिंग करेंगे। दोस्तों, पोलिंग का मतलब होता है मत डालने की प्रक्रिया। हम लोग जो पोल बूथ होते हैं वहाँ जाके वो ईवीएम होती है, उसमें बटन दबाते हैं, फूल के आगे बीजेपी को दे दिया, हाथ के आगे कांग्रेस, उस प्रक्रिया को पोलिंग बोला जाता है, मत डालने की प्रोसेस को। और इलेक्टोरेट होता है कि भी मत क्षेत्र में कुल मतों की संख्या, कोई भी एरिया, वार्ड, क्षेत्र में 60 लोग जैसे वोट डालने वाले हैं कि 60 लोग वोट डाल सकते हैं, तो उन 60 लोगों को क्या बोला जाता है कि वहाँ के इलेक्टोरेट की नंबर संख्या कितनी है? 60। तो आंसर हो गया ए। आ जाओ आगे। मुहावरा बताना है कि वाक्य के आधार पे मुहावरा पकड़ो कि कौन सा मुहावरा फिट बैठेगा। ये कह रहा है औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर, औरंगजेब जो कि काफी लोकप्रिय मुगल शासक था, फाउंड दैट, उसने क्या पाया? दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम, कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेव मराठा शिवाजी। उसने एक बार धोखे से शिवाजी को बंधक बनाने का प्रयास किया था, तो उसे फील हुआ कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को बंधक बनाने का प्रयास किया है या पकड़ लिया जो मेरे से ज्यादा ताकतवर है। तो अपने से ज्यादा ताकतवर को पकड़ लेना, इसको इडियम फॉर्म में क्या बोलेंगे? तो दोस्तों, निप इन द बड का तो मतलब होता है जड़ से मिटाना, किसी चीज को शुरुआत में ही खत्म कर देना, उसको बोला जाता है निप इन द बड। चेंज हैंड्स का मतलब होता है स्वामी बदलना, स्वामी बदलना। होता है ना कि किसी दिन कोई व्यक्ति काम कर रहा है टाटा में, अगले दिन इन्फोसिस ने कहा कि हम आपका पैसा बढ़ा देंगे, तो इन्फोसिस में चला गया। फिर इन्फोसिस में काम करने लगा तो कैप जेमिनी वालों ने बोला कि यार तेरे को इन्फोसिस से 1000 रुपये ज़्यादा दे देंगे, तो कैप जेमिनी में चला गया। फिर टाटा ने कहा कि यार तेरे को कितना पैसा मिल रहा है अभी? तो उसने कहा 10 लाख, कहते 15 लाख दे देंगे, टाटा में आ जाए वापस। तो बार बार स्वामी बदलना, उसको बोलते हैं चेंज हैंड्स। ब्लेज द ट्रायल का मतलब होता है किसी कार्य को सबसे पहले करना और दूसरों को बताना कि कार्य कैसे करना है। कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को सर्वप्रथम करता है, फिर दूसरे लोगों को बताता है कि इस कार्य को ऐसे करना है, उस चीज को बोला जाता है ब्लेज द ट्रायल। तो आंसर हो जाएगा कैच ए टार्टर, क्योंकि कैच ए टार्टर का मतलब होता है अपने से शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को पकड़ लेना। तो यही किया औरंगजेब ने, शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, शिवाजी जो है उससे ज्यादा ताकतवर है। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे आओ, अंडरलाइन सेगमेंट को चेक करना है कि सही है क्या। कह रहा है आई डोंट थिंक ही कैन डांस एज बेस्ट एज एलिना। एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ते हैं एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है गुड करेंगे, लेकिन यही गड़बड़ है। देखो, बेटर तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा था एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, जबकि बेटर तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ वेल देन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज के बाद में देन की आवश्यकता नहीं है। अब एज वेल एज बचा है और एज गुड एज बता है। अब इसमें 90% छात्र एज गुड एज करेंगे, लेकिन गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशेषता किसकी बतानी है? डांस की। कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि वो डांस कर सकता है एलिना जितना बढ़िया। तो डांस कर सकता, वर्ब की विशेषता बतानी है। अब गुड तो एडजेक्टिव होता है, वर्ब के लिए एडजेक्टिव थोड़ी आ सकता है, वर्ब के लिए तो एडवर्ब आएगा। तो वेल जो है वो है आपका एडवर्ब, तो यहाँ पर एज वेल एज होगा सी। तगड़ा क्वेश्चन था अभी, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक पैसेज है, इसको पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों का उत्तर कर देंगे। पैसेज क्या बोल रहा है? सच एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमर्शियल सक्सेस ऑफ इनोवेशन, ड्राइव, विजन, डिटर्मिनेशन, एडेप्टिबिलिटी एंड एडवेंचर आर एंकर्ड इन द बेसिक इंडियन ओपननेस टू एंड टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ। भारत के अंदर अगर आपको मटेरियल वेल्थ यानी कि धन संपत्ति कमानी है, तो वो आपकी जो सोच है, आपका विजन है, उस पर निर्भर करती है।
फॉर एवरी सक्सेस स्टोरी देयर आर ऑफ कोर्स डजन्स ऑफ फेलियर्स। अगर आपको सफल होना है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पहले बहुत सारी असफलताओं से आपको जूझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स हैव देयर स्ट्रेंथ्स बट ऑल्सो देयर वीकनेस, बट ऑफ दिस परहैप्स द मोस्ट डेबिलिटेटिंग आर ए लैक ऑफ टीम वर्क एंड ए वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट। कह रहा है परंपरागत भारत में जो कंपनियां हैं उनमें क्या कमी है जिसकी वजह से कोई भी भारत में कंपनी या इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाती। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि वहाँ पर टीम वर्क को महत्वता नहीं दी जाती है, सब अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, टीम वर्क से कुछ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। दूसरी कमी क्या है कि उनको तुरंत प्रॉफिट चाहिए, आज दुकान खोली और कल उनको चाहिए कि 1000 रुपए का गल्ला आ जाना चाहिए, धैर्य की कमी है। आगे कह रहा है दीज रिफ्लेक्ट इनग्रेन्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग एज डज द डिस्ट्रस्ट ऑफ एनीवन आउटसाइड द फैमिली विच इनहिबिट्स द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कमी कई बार ये भी हो जाती है कि जो परिवार के लोग हैं वो एक परंपरागत तरीके से व्यापार करते हैं, तो वो अपनी सोच आगे थोपते हैं कि ये काम ऐसे मत करो, ये काम ऐसे करो, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम आती है क्योंकि आधुनिक तकनीक का, आधुनिक तरीकों का वो उपयोग नहीं करने देते। बट सच वीकनेस आर मोर देन कॉम्पनसेटेड फॉर बाय द डिजायर टू सक्सीड विच इज प्रोबेबली मोर इंटेंस इन इंडिया गिवन द omnipresent fear of poverty, the cutthroat competition for each opportunity and the asphyxiating hold of hierarchy। लेकिन इन कमियों के बावजूद लोग जो है कई बार सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फेल होने से डर लगता है, गरीबी से डर लगता है। उनको लगता है कि अगर व्यापार में फेल हो गए तो लोग जो है ताने सुनाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो ये भय जो है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर देता है और उस मेहनत से कई बार उनको सफलता मिल जाती है। पहला कह रहा है व्हाट हैज़ द इंडियन टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ लेड टू। भारत के अंदर जो टैलेंट है धन कमाने का, उस चीज़ ने किस चीज़ की ओर बढ़ावा दिया है? तो उस चीज़ ने अपने को बढ़ावा दिया है कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। किस चीज़ को बढ़ावा दिया है? कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। यहाँ बताया है ना, कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन और ये जो एडेप्टेबिलिटी है ये हमारे अंदर है जो हमें मटेरियल वेल्थ को एक्वायर करने में मदद करती है। तो 96 में सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर दी वीकनेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स। क्या कमजोरी है? तो दो कमजोरी बताई थी ना यहाँ पर। एक तो बताया था कि क्विक प्रॉफिट और एक लैक ऑफ टीम वर्क, ये दो कमजोरी है। तो ये कहाँ पर है दो कमजोरी? तो ये रहा लैक ऑफ टीम वर्क एंड वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट, ये होगा। कट थ्रोट कंपटीशन वाला नहीं होगा, डी सही है। ए लैक ऑफ टीम वर्क एंड वीकनेस फॉर क्विक प्रॉफिट। क्विक प्रॉफिट के लिए वीकनेस और लैक ऑफ टीम वर्क, ये दो कमियां हैं भारत के व्यापारी सोच में। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि वाई इज द डिजायर टू सक्सीड मोर इंटेंस इन इंडिया। भारत में सफल होने की इच्छा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस, गंभीर क्यों है? इसका रीज़न है it is due to fear of poverty, a lack of teamwork and distrust of the outsider. It is due to cutthroat competition and distrust of outsiders. It is due to fear of poverty, cutthroat competition and the hold of hierarchy. देखो यहाँ इसने बताया है ना, होल्ड ऑफ हायरार्की, कट थ्रोट कंपटीशन एंड फियर ऑफ पॉवर्टी, ये चीज़ जो है सफल होने पे सबसे ज़्यादा मजबूर करती है। तो डी जो है ये हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसने कहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। विलोम शब्द बताना है किसका? डेबिलिटेटिंग का। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है दिन प्रतिदिन किसी चीज़ का कमज़ोर होना, तो इसका हो जाएगा अपोजिट बताना है। तो इनवाइगोरेटिंग। इनवाइगोरेटिंग का मतलब होता है दिन प्रतिदिन किसी चीज़ का ताकतवर होना या आगे बढ़ना। अंतिम प्रश्न आ गया है पेपर का। ये कह रहा है कि हमें सिनोनिम चाहिए किसका? एस्फिक्सिएटिंग। दोस्तों एस्फिक्सिएटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है कहीं ना कहीं अपन बोलते हैं कि जो चीज़ एकदम से कम हो जाए। तो इमेंसिपेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, टायरिंग, थका देने वाला, एनोइंग, चिढ़ाने वाला। तो स्मॉदरिंग जो है ये पर्यायवाची हो जाएगा किसका? एस्फिक्सिएटिंग का। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये पेपर सॉल्यूशन अपना यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।